और आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 को लेकर युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और स्किल ट्रेनिंग से जोड़ने पर विशेष फोकस रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी आईटीआई को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और वहां मॉडर्न वर्कशॉप बनाई जाएंगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के नए आइडियाज को स्टार्टअप में बदलने के लिए सरकार हर संभव मदद करे। साथ ही आईटीआई और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को भी समय समय पर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के 4 जिलों में नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिल सके। इसके अलावा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश भर में अधिक से अधिक रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शुरू हो रही है कांग्रेस चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर अहम बैठक और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने की। बैठक में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के जिला अध्यक्षों, एसआईआर कमेटी के सदस्यों और बीएलए 1 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। कांग्रेस ने साफ कहा कि असली वोट कटे नहीं और नकली वोट बने नहीं, यही उनकी प्राथमिकता है। रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा कांग्रेस की बैठक में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी तरह के फर्जी वोट न बन पाए, इसके लिए पार्टी के बीएलए 1, बीएलए 2 और बीएलओ पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि हर वोट पर नजर रखी जा सके। राव साहब क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो बैठक हुई है एसआईआर को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, आज एसआईआर की बैठक पूरे हरियाणा के बीएलए 1 जो विधायक और कैंडिडेट्स हैं, उन वही मेजोरिटी में वही हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। और उसके बाद में जो है सारे एआईसीसी से भी विशेष ट्रेनर्स आए हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा की जो आगे 5 जून से एसआईआर शुरू हो रहा है वो सही तरीके से हो, गलत मतदाता जोड़े न जाए, सही मतदाता कटे ना, और जो डेथ्स है, ट्रांसफर है, उनको हटाया जाए। तो कांग्रेस लोकतंत्र विश्वास करती है और हमारा यही मनसा है कि ये सही ढंग से कार्य हो, इसलिए हमारे पूरी तरह से बीएलए 2 हमारे हर बूथ के अंदर काम करेंगे। जी देखिए, कैप्टन अरविंद जी हैं और उनकी पूरी टीम है, अभी चल रहा है कार्यक्रम, तो इसलिए वो आए हुए हैं। सारा उनका और भी अन्य राज्यों का अनुभव है। अच्छा है, हम तो लोकतंत्र विश्वास करते हैं, अच्छी बात। हम तो खुद कहते हैं सही वोट रहना चाहिए, गलत वोट नहीं जुड़ने चाहिए। नहीं, बिहार में और बंगाल में सही मायने के अंदर जाती हुई है कि भाई धर्म पे नाम पे वोट, जाति के नाम पे, राजनीतिक आधार पे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हरियाणा कांग्रेस सजग रहे। धन्यवाद जी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में मैपिंग के दौरान करीब 37 लाख वोटों का मिलान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वैध नागरिक का वोट न कटे और नकली वोट बनने से रोका जाए। हुड्डा ने कहा कि पार्टी ने जागरूकता अभियान शुरू किया है और हर जिले में जाकर लोगों को उनके मतदान अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। मीटिंग हुई है, गठन हुआ है, उसमें चर्चा की है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। एसआईआर जो है 2002 में हुई थी, 4 में 2 में हुई थी, 2002 में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। और उसका मकसद एक ही है, एसआईआर का हमारे को इतना तरीके का है, तो उस तरीके को करने के लिए मकसद तो एक ही एसआईआर का, भाई कोई वोट जेन्युइन वोट रहे ना, नकली वोट बने ना। उसके लिए बीएलए हैं, बीएलए 1 है, बीएलए 2 है और बीएलओ हैं, उनकी ड्यूटी है, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। आज आए हुए हैं बीएलए 1 और सभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए
कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो सके। मकसद ये है कि लोगों को सचेत भी किया जाए, अवेयरनेस भी की जाए कि भाई आपकी वोट कटे ना। लोगों को अवेयरनेस करें, ये आपके माध्यम से हम सब जगह करेंगे ताकि लोग इस बात से सचेत रहें और तैयार रहें। और इसमें कोई भी हम कांग्रेस ये इंश्योर करेगी, पूरी जिले में भी जाएगी और भी जाएगी कि कोई भी हमारी वोट कटे ना, नकली वोट बने ना। यहाँ पे भी कोई 37 लाखों का वोटों का मैच नहीं हुआ है हरियाणा में, जो अब तक इन्होंने किया है, मैपिंग करी है, तो वो उसको ही रेक्टिफिकेशन के लिए काम करेगा। हमारा BLA-1 BLA-2 का ये कार्य होगा कि कोई गलत वोट ना बने। कांग्रेस ने साफ संकेत दिए हैं कि SIR प्रक्रिया के दौरान पार्टी बूथ स्तर तक सक्रिय रहेगी, साथ ही हर वोटर तक पहुंचकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न कटे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत कितना जोर पकड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के गृह जिले महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के महंगाई विरोधी प्रदर्शन के दौरान अंदरूनी खींचतान साफ दिखाई दी। पूर्व विधायक रावदान सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष के फोटो गायब रहे। इतना ही नहीं, जिला अध्यक्ष ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट देखिए। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई पूर्व विधायक रावदान सिंह ने की। हर रोज एक नया स्वप्न दिखाते हैं और लोगों को कहते हैं मेलोडी खा लो, तुम तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। मेलोडी खाने से काम नहीं चलेगा। इस देश के एक एक बच्चे को, नौजवान को, भावी भविष्य को संभालना पड़ेगा आपको, और उसके लिए लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ सिर्फ राहुल गांधी लड़ता है, जो न डरता है और न थकता है। ये जो भावान पटेल, ये आज से 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले राहुल जी ने बोल दिया था कि बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन इन लोगों को चुनाव जीतना था। महंगाई दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, कोई उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, सरेआम यहाँ पर गुलेल वाले लोग, यहाँ पर कच्छाधारी, जिनके 2 के पैरों में गोली मार के अभी जिनको पकड़ा है, वो यहाँ पर देखे गए हैं। महेंद्रगढ़ में कभी नहीं हुई ऐसी बात। लेकिन प्रदर्शन से ज्यादा चर्चा पोस्टरों और नेताओं की गैर मौजूदगी की रही। कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टरों से कांग्रेस के बड़े नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष के फोटो गायब नजर आए। राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात ये भी रही कि जिला अध्यक्ष सतबीर झुकिया ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, जिससे अटकलों को और बल मिला। हाल ही में रावदान सिंह के बेटे राव अक्षत सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस में खींचतान की चर्चाएं तेज हुई थी, और अब इस प्रदर्शन ने उन चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और क्या पार्टी के नेता अलग अलग खेमों में बटे नजर आ रहे हैं? क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या पोस्टरों से बड़े नेताओं के फोटो गायब होना सिर्फ चूक है या सियासी संदेश? प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में ही कांग्रेस की गुटबाजी क्यों खुलकर सामने आई? क्या रावदान सिंह और संगठन के बीच दूरी बढ़ रही है? जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई? क्या कांग्रेस के अलग अलग खेमे अब सार्वजनिक तौर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? क्या हाईकमान हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है? क्या महेंद्रगढ़ की राजनीति में कांग्रेस नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है? क्या ये सिर्फ
स्थानीय नाराजगी है या संगठन में बड़े मतभेद के संकेत? क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने से पहले अपने घर की लड़ाई में उलझी हुई है? महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के इस पोस्टर ने महंगाई से ज्यादा पार्टी की अंदरूनी राजनीति को चर्चा में ला दिया। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस गुटबाजी पर क्या रुख अपनाता है और क्या आने वाले दिनों में संगठन को लेकर कोई बड़ा संदेश सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के सरकारी स्कूल में करीब 2 दशक से पढ़ा रहे गेस्ट टीचर्स की लंबी लड़ाई आखिरकार अदालत की चौखट पर जीत में बदलती दिखाई दी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत इन शिक्षकों की सेवाएं नियमित किए जाएं। साथ ही नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े सभी लाभ भी दिए जाएं। करीब 12,700 गेस्ट टीचर्स को राहत देते हुए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 2014 की नीति के तहत उनकी सेवाएं नियमित की जाएं, क्योंकि सवाल अब सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान का भी है। देखिए, हरियाणा में 20 साल से सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर अब परमानेंट होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 2 दशक से सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति बैकडोर एंट्री नहीं थी, बल्कि सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था। हालांकि कोर्ट ने ये भी माना कि उस समय सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी और उसी कमी को पूरा करने के लिए करीब 12,700 टीचर्स को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। और अन्य गेस्ट टीचर्स की याचिका से जुड़ा था, जिनका कहना था कि उनकी भर्ती किसी चोरी छिपे तरीके से नहीं, बल्कि विज्ञापन, चयन समिति, दस्तावेज जांच और मेरिट लिस्ट के बाद हुई थी। फैसले के बाद गेस्ट टीचर संगठनों में खुशी का माहौल है। संगठन इसे सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि सम्मान की जीत बता रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के जो जज महोदय जी हैं, श्री संदीप मोदगिल जी, उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है कि 12 के 12,000 जो गेस्ट टीचर हैं वो सभी योग्यताएं पूरी करते हैं और इनको नियमित किया जाए। इससे भी एक कदम आगे उन्होंने ये भी कहा है कि 2014 में हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी की तमाम शर्तें हरियाणा के सभी 12,000 गेस्ट टीचर पक्की पूरी करते हैं और इनको 2 महीने के अंदर अंदर नियमित किया जाए और पिछला जो लाभ है वो भी दिया जाए। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार 2019 में एक एक्ट लेके आई थी। उस समय के मुख्यमंत्री कहें या वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी ये चाहते थे कि गेस्ट टीचरों को नियमित किया जाए, लेकिन चूंकि कोई न कोई कोर्ट का मामला कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पेंडिंग रहता था, तो इस वजह से वो अपनी पहली कलम का वायदा नहीं निभा पाए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, उससे अब सरकार के सामने किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। सरकार को 2 महीने के भीतर सेवाएं नियमित करने और सभी परिणामी लाभ देने के आदेश दिए हैं। फैसले में हाईकोर्ट की टिप्पणी सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा संदेश भी मानी जा रही है। कोर्ट का ये फैसला एक मिसाल के तौर पर लिया जाएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और उन्हें स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गोहाना में अब सफाई व्यवस्था को हाईटेक और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था की शुरुआत करते हुए कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में गोहाना को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ शहर वो बनाएंगे। इसके लिए अगले 5 साल में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए।
नगर परिषद गोहाना क्षेत्र में शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत अब घर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की मौजूदगी में नगर परिषद वाइस चेयरपर्सन राजबाला मलिक और पार्षद विनोद कुमार ने कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विकसित हरियाणा विजन के तहत गोहाना में आधुनिक सफाई व्यवस्था लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि हर घर और प्रतिष्ठान पर RFID टैग लगाए जाएंगे, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए ये सुनिश्चित होगा कि नियमित रूप से कूड़ा उठान हो रहा है या नहीं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था की डिजिटल और फिजिकल निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने को भी कहा। धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों से बात करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें ताकि बेहतर कचरा प्रबंधन संभव हो सके। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से ही स्वच्छ गोहाना और स्वस्थ गोहाना का सपना पूरा होगा। नगर परिषद गोहाना ने सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए जो घर घर से कूड़ा उठाने का जो अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उसको और मजबूती देने के लिए, उसकी स्पीड और बढ़ाने के लिए नगर परिषद ने जो कहते हैं एक कदम और स्वच्छता की ओर इस अभियान में हमारी बहन सरोज मलिक जी, सरोज मलिक, राजबाला जी, आजाद मलिक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी राजबाला जी और उनके साथ भाई विनोद MC जी, विनोद आगे ना आ जाए, विनोद MC जी, दोनों ने मिलकर के झंडी दिखाई है। हम सब मिलकर के ये चाहते हैं, सब के सब, सभी पार्षद और एज ए विधायक मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, हम सब मिलकर के चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोहाने का भी हर सिस्टम में, जहां तक सफाई की बात है, कोई कंस्ट्रक्शन की बात है, हर सिस्टम में गोहाने का भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो और विकास की गति और ज्यादा पकड़े। आप सबको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी अब जो विकास रैली के नाम से जो गोहाना में धन्यवाद और विकास रैली के नाम से जो रैली की थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं ही नहीं की, उनके ऊपर से चिट्ठियां भी आ गई हैं DMC साहब के पास। DMC साहब ने मुझे 3 दिन पहले फोन करके बताया था कि जो भगवान परशुराम जी के जो बैक साइड में जो ड्रेन नंबर 8 पर जो डेवलपमेंट का काम होना है, उसके लिए भी पैसा जो है ऊपर से बात हो करके आ गया है, मतलब मेंशन होकर के आ गया। अभी इतना होगा, आप जल्दी से जल्दी उसकी DPR बना करके उसकी हमारे को सबमिट करो। तो बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हो रहा है। कुल मिलाकर गोहाना में शुरू हुई नई सफाई व्यवस्था न सिर्फ शहर को साफ सुथरा बनाएगी, बल्कि डिजिटल मॉनिटरिंग और जन भागीदारी के जरिए स्वच्छता रैंकिंग में भी गोहाना को नई पहचान दिलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा अब सिर्फ खेलों और खेती की पहचान ही नहीं रहेगा, बल्कि देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी और भविष्य की रेल क्रांति का भी नया चेहरा बनने जा रहा है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन DMU ट्रेन को रेलवे मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। पेश है रिपोर्ट। देश की पहली 10 कोच वाली हाइड्रोजन DEMU ट्रेन अब हरियाणा की पटरी पर दौड़ने की तैयारी में है। रेलवे मंत्रालय ने जींद से सोनीपत रूट पर इस हाईटेक ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी।
यानी ना धुआं न प्रदूषण, सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक रफ्तार। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें 1200 किलोवाट की पावर जनरेशन क्षमता होगी। हरियाणा में दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन DEMU ट्रेन। जींद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन DEMU ट्रेन। रेलवे मंत्रालय ने 10 कोच ट्रेन को मंजूरी दी है। डीजल नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी ट्रेन। 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ट्रेन की अधिकतम रफ्तार, 1200 किलोवाट पावर जनरेशन क्षमता। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी का जताया आभार। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए आयाम लिखेगा हरियाणा। ग्रीन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मंजूरी के बाद हरियाणा के मुखिया नायब सैनी ने इसे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए आयाम लिख रहा है। सीएम ने कहा कि ये परियोजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि रेलवे की ये पहल ग्रीन इंडिया और मेक इन इंडिया विजन को नई ताकत देगी। यदि देखा जाए तो ट्रेन के संचालन से पहले कई सुरक्षा और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। RDSO और रेलवे सुरक्षा आयुक्त से तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है, जबकि जींद में हाइड्रोजन गैस भरने के लिए PESO ने लाइसेंस भी जारी कर दिया है। ऐसे में ट्रेन का रखरखाव दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में किया जाएगा। शुरुआती 3 महीने तक ट्रेन के साथ विशेष तकनीकी टीम भी मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं, बल्कि भारत के बदलते भविष्य की तस्वीर है। यहाँ विकास भी होगा, तकनीक भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। ऐसे में अब हरियाणा देश को सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का नया मॉडल भी देने जा रहा है, जो अपने आप में हरियाणा के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। गुरुग्राम में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जहां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला एक झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की रेड में पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन खुद को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज भी कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक पर छापा मारा। भारी मात्रा में दवाइयां, ब्लड जांच के उपकरण और मेडिकल सामान वहां से बरामद किया। अब सवाल यह है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये फर्जी क्लिनिक प्रशासन की नजरों से बचा कैसे? तस्वीरें गुरुग्राम के बजघेड़ा इलाके की हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक कथित डॉक्टर के क्लिनिक पर रेड की। रेड के दौरान जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। आरोपी मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है, जो करीब 6 साल पहले रोजगार की तलाश में गुरुग्राम आया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक निजी अस्पताल में काम करते हुए इलाज का तरीका सीखा और फिर खुद का क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। यदि स्वास्थ्य विभाग की माने तो आरोपी के पास इलाज करने की कोई मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं थी। इसके बावजूद वो लोगों को दवाइयाँ दे रहा था, ब्लड जांच कर रहा था और मरीजों का इलाज भी कर रहा था। छापेमारी के दौरान टीम ने स्वास्थ्य जांच से जुड़े उपकरण, ब्लड टेस्ट मशीनें और भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले फर्जी डॉक्टर इतने समय से कैसे क्लिनिक चला रहा था? क्या इलाके में पहले कभी जाँच नहीं हुई? क्या स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है? गांव और कॉलोनियों में ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जो गरीब और अनजान लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यदि गौर किया जाए तो कुछ पैसों के लालच में बिना डिग्री वाले लोग लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टर न सिर्फ कानून तोड़ते हैं, बल्कि किसी भी मरीज की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जरूरी है कि लोग इलाज कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री और रजिस्ट्रेशन जरूर जांचें और प्रशासन भी समय समय पर ऐसे फर्जी क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रह सके। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा है, किंतु इस कार्रवाई ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जरूरत है सिस्टम को सुधारने की और व्यवस्था को बदलने की। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है, पर वो शायद ही दिखाई देता है। गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना है।
नमस्कार।